हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सेट नंबर 16। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस शेयर होती हैं वो पीडीएफ वगैरह सारे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा जीएस कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के लिए, डिफेंस एग्जाम्स के लिए, एसएससी रेलवे के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर तैयार किए हैं। और इसमें ये वाला कूपन कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा 31 मई तक। जीएस कोर्स जो है हमारा बिल्कुल थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स क्या हैं वो समझा है। इसमें ये कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studyIQ.com, या ऐप के ऊपर, स्टडी IQ ऐप के ऊपर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज नजर आएगा और यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, इसको दबा देना। जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे और जीएस कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट रिप्रेजेंट, क्लाइमेट जो होता है वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है? एक्चुअली क्लाइमेट होता है एक ऐप का एवरेज पीरियड, एक चीज़ होता है एक ऐप का एवरेज वेदर होता है। अगर हम बात करें कि अगर हम टिपिकली 30 साल लें, 30 साल का एक एवरेज ले लें तो उस जगह का पर्टिकुलर हम क्लाइमेट उसको कह देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट्स स्टैटिस्टिकल वेरिएशन फॉर ए गिवन रीजन, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। आंसर इसमें क्या बनेगा? वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वन ऑप्शन इज द राइट वन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली क्लाइमेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। वेदर क्या होता है? वेदर उसी जगह के ऊपर एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए जो आपकी कंडीशंस आती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्लाइमेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कुछ लंबे सालों का एक एवरेज वेदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ऐसी स्कीम जो है लॉन्च करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ बैंकिंग सर्विसेज के अंदर? मतलब बैंकिंग सर्विसेज के अंदर जो लोगों को जोड़ने के लिए इनमें से कौन सी स्कीम इसमें जो है स्टार्ट करी गई थी? तो वो स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो स्टार्ट करी गई थी ये आपकी 2015 में स्टार्ट करी गई थी, जिसमें आपके एक 10,000 करोड़, जिस दिन स्टार्ट हुई थी तो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करी गई थी। और इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि आपको अगर आप इसमें ओपन करवाते हैं और ये इसमें आपको जो है डेबिट कार्ड मिलेगा, रुपए कार्ड मिलेगा, आपको कोई बैलेंस रिक्वायर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, 1,00,000 रुपये का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा और लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 30,000 रुपये का, और LIC प्रोवाइड करेगी ये। क्लियर? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करवाना, ताकि हमारे इंडिया में हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 100 मिलियन जॉब का, 100 मिलियन एडिशनल जॉब पैदा करना 2022 तक जो है वो हम पूरा कर सकें और आपका एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, ग्रोथ को लेके जा सकें। स्किल इंडिया मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्कीम जो लॉन्च करी गई थी 2015 में लॉन्च करी गई थी, और इसमें बहुत सारी जितने भी आपकी स्किल के रिलेटेड स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं वो इस मिशन के अंडर आ चुके हैं। और इसमें मार्केट रेलेवेंट स्किल्स जो हैं आपको प्रोवाइड करने की बात करी गई है, जिसमें 40 करोड़ पीपल जो हैं वो 2022 तक जो हैं आपके स्किल्ड हो जाएंगे अपने काम को लेके आने के लिए। और प्लस इसका जो एम है वो क्या है कि अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो कंट्री का टैलेंट है वो आगे निकल के आ सके और खास करके इंडियन यूथ निकल के आ सके। क्लियर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है आपका दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसको आप मुद्रा कहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपकी 2015 में स्टार्ट करी गई थी। इसमें आपको जो है जो आपका डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंस करा गया और करेगा दैट इज माइक्रो यूनिट्स को। और इसमें 3 टाइप के आपके लोन होते थे, जिसमें आपका शिशु, किशोर
और आपका तरुण लोन होता था, ठीक है, और है मतलब एक्चुअली शिशु में अप टू 50,000 50,000 तक का जो है आपका प्राइस इसमें होगा, मतलब लोन मिल सकता है। किशोर में 50,000 से लेके आपका अप टू 5 लाख तक का लोन मिलेगा इसमें, और तरुण के अंदर जो है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। इट मीन्स कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हम मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस बैंक के अंतर्गत आती है? सिडबी कंट्रोल करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आपका बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए था। अगला देखिए जी, जो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इन्होंने क्या इंडिया को कैसे सर्व किया हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री जी, लेट लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, और ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रहे हैं ये, और ये रहे थे 61 से लेके 63 तक। क्लियर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं 52 से लेके 56 तक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं 1964 से लेके 66 तक। बिल्कुल, ये ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर, मतलब सभी के सभी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो ये हमारे जो है जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे, और इनके टाइम पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965-66 में, सॉरी 66-67 में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, और इसी दिन जो एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की भी होती है। फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया ये हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, और इन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट किया था जब आपकी इंडिया पाकिस्तान की वॉर को ख़त्म करना था, और ताशकंद एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। इंडिया की साइड से जो थे लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और पाकिस्तान की साइड से आयूब खान, और इसको इंटरमीडिएटर किसने बनाया था? रशिया ने इंटरमीडिएटर बने थे, जिसके कारण जो है ये जो लड़ाई खत्म हुई थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ये आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मॉन्यूमेंट है, जहाँ पे इनका जो है डेथ स्थान है, वो हम उसको कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स को विजय घाट कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। ये वही चीज़ है जी, हु इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सेकंड पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड थर्ड प्राइम मिनिस्टर, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। ये आपके जो हैं 2 अक्टूबर को जन्म हुआ है वाराणसी विजयपीठ के अंदर, और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आया। क्लियर, ये सारी चीज़ें जो हमने बात करी है, सेम चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अगला देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट? जो आपका कण प्रदूषक होता है वो इसमें कौन सा होता है? देखिए, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे वो लिक्विड के हों, सॉलिड के हों, और अगर वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, हवा के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम पर्टिकुलेट मैटर्स कहा जाता है। पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गाड़ियों से कोई भी एमिशन होता है, स्मोक पार्टिकल्स आपके निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आपके निकलते हैं, ऐश निकलती है इंडस्ट्री से, इन चीज़ को हम पर्टिकुलेट जो है आपका पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फ्लाई ऐश इज द करेक्ट आंसर। ओजोन की अगर मैं बात करता हूं तो ओजोन इज ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो, ओजोन इज जो एक्ट करती है ग्रीन हाउस गैस जैसा, ओजोन इज ऑल्सो द जो है एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो हमें यूवी रेस से बचाती है, जो सन से आती हैं, और ओजोन इज O3। स्ट्रेटोस्फीयर वो लेयर है जहाँ पे आपके जेट प्लेन्स चलते हैं। रेडॉन की बात करें, ये वो है जो नोबल गैस है जो कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं हम। इथाइलिन जो आपका फ्रूट्स को पकने में मदद करती है, फ्रूट्स को पकने में, और ये गैसियस हार्मोन होता है, गैस वाला हार्मोन होता है इथाइलिन। क्लियर। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपके पर्टिकुलेट मैटर जैसे गाड़ियों से, स्मोक से, डस्ट से, इनसे आ सकते हैं, पोलन वगैरह आ सकते हैं। क्लियर। और आपके जितने भी वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं वो हो सकते हैं, और इसमें सबसे डेंजरस होते हैं पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसके अंदर जो होता है पार्टिकल जो लेस देन, अगर हम बात करें 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर मैटर 10। ये आपके हेल्थ कंसर्न्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अगर आपकी बॉडी में चले जाएंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पर्टिकुलर मैटर 2.5, ये इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा, और ये बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं हमारी लाइफ के लिए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, फ्लाई ऐश इज द करेक्ट आंसर। फ्लाई ऐश, क्लियर, ये होती है फ्लाई ऐश, ये आपने देखा भी होगा, उड़ती रहती है मिट्टी। क्लियर। और ये सीमेंट वगैरह में भी यूज़ करते हैं इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो यूज़ करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी यूज़ करती हैं इस तरीके से, और इसका जो स्केल होता है वो 0 से लेके 500 तक का होता है। अच्छी की बात करें तो 0 to 50 अच्छा होता है, 50 से 100 मॉडरेट होता है, और 100 से 150 अनहेल्दी होता है, और फिर 150 टू जो है आपका जो 200 ये बड़ा अनहेल्दी है, 205 से वेरी अनहेल्दी, एंड 250 के बाद जो आ रहा है आपका वो बहुत ज़्यादा हजार्डियस होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये देखिए जी, ग्रीन वाला देखो 0 से 50 गुड वाला हो गया, इसमें आपका मॉडरेट हो जाता है, और ये वाला अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव, और ये वाला अनहेल्दी, और दिस इज़ वेरी अनहेल्दी, एंड दिस इज़ द हजार्डियस। क्लियर? एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें हम पता क्या करते हैं कि एयर के अंदर कितना सल्फर पोल्यूशन चल रहा है। सल्फर पोल्यूशन अगर एयर के अंदर होता है तो हमें लाइकन नहीं दिखता हवा में, लाइकन दिखना एब्सेंट हो जाएगा। लाइकन क्या होता है? एल्गी और फंगस के मिश्रण, एल्गी और फंगस का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो इट मीन्स ये क्या दर्शाएगा? इट एस्टिमेट द एयर पोल्यूशन मेनली द सल्फर कंटेंट इन द एयर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कलर ऑफ द एयर गलत, ओजोन लेवल गलत, ये भी सारा गलत, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एयर क्वालिटी मतलब सल्फर के साथ संबंधित है, आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ब्रिटिश गवर्नमेंट पुलिस अरेस्टेड द गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम एट। गांधी जी को अरेस्ट कब किया था? गांधी जी को अरेस्ट तब किया गया था एक्चुअली जब आपका 5 फरवरी 1922 को जो है इन्होंने गोरखपुर के अंदर 22 पुलिसमैन को जला दिया था, लोगों ने जला दिया था। वायलेंट मूवमेंट हो चुकी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपकी वायलेंट मूवमेंट हो चुकी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब गांधी जी ने खत्म कर दिया था, 12 फरवरी को खत्म कर दिया था, उसके बाद जाके 10 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को पकड़ लिया गया था। और गांधी जी को पकड़ा कहां से था? साबरमती आश्रम में, और साबरमती कहां पे? अहमदाबाद में। क्लियर? तो अगर साबरमती ऑप्शन में नहीं आता तो अहमदाबाद को आपको टिक करना पड़ेगा, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। साबरमती इज द करेक्ट आंसर, साबरमती। क्लियर? गांधी जी के बारे में हम बात करते हैं तो इनके ये सारे स्थान इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद वाला मैंने आपको बता दिया। दांडी की आपको मैं बता दूं, इन्होंने जो है इन्होंने दैट इज 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये पूरा का पूरा दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह किया। 24 दिन इन्होंने रास्ता कवर किया था, और गांधी जी के साथ टोटल 78 लोग थे, और गांधी जी को मिला के टोटल 79 लोग हो गए थे, और इन्होंने 240 माइल्स का रास्ता कवर किया 24 दिनों में, और ये आपका पॉइंट है। क्लियर? और गांधी जी जो है ये गुजरात में स्टार्ट हुए थे फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू द दांडी। क्लियर? ये सॉल्ट को टैक्स खत्म करने के लिए। दिल्ली पैक्ट इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं 1931 का। क्लियर? तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। साबरमती इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगला क्वेश्चन है वेयर इज सिचुएटेड। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे चिलिका लेक कहाँ पे देखने को आपको मिलती है? चिलिका लेक आपको देखने को मिलती है दैट इज इन द उड़ीसा। उड़ीसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेगून लेक देखने को मिलती है, और रामसर साइट्स के अंदर ये देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे जो आपका उड़ीसा के अंदर जो है आपकी एक डॉल्फिन आती है जिसका नाम क्या है? इरावड्डी डॉल्फिन। इरावड्डी डॉल्फिन जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और कौन से आइलैंड के ऊपर? सतपड़ा आइलैंड के ऊपर देखने को आपको मिलती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखिए। और चिलिका लेक जो है आपका एक टेम्पल भी है यहाँ पे, दैट इज कालीजाई टेम्पल भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर, कोणार्क टेम्पल भुवनेश्वर। क्लियर? और स्टील सिटी भी कहते हैं हम उड़ीसा को, स्टील सिटी उड़ीसा को कहा जाता है। इस्पात नगर जो है आपका इस्पात नगर दैट इज राउरकेला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखिए। और मिशन प्रबोधिया स्टार्ट किया गया है अभी हमारा। मिशन प्रबोधिया का मतलब क्या है कि हमने स्टील की प्रोडक्शन को जो है 300 मिलियन टन जो है लेके जाना है, जिसका फोकस वो ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर कर रहे हैं, उड़ीसा वगैरह स्टेट्स के ऊपर कर रहे हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगला देखिए जी, MPATAGM क्या होता है? व्हाट इज MPATGM? क्लियर? ये जो है आपका MPATGM है क्या? देखिए जी क्या है ये। सो व्हाट इज दिस इज द, ये ट्राइपॉड है, ये फायरिंग पोस्ट है, ये कमांड लॉन्च सिस्टम है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये आपका बनाया किसने है? ये DRDO ने बनाया है, और इसमें क्या है? बड़ा लो वेट है, फायर एंड फॉरगेट, मतलब आप फायर करो और भूल जाओ कि हाँ आपने कुछ छोड़ा था। और ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो इंडिया ने खुद बनाई है, इंडिजिनियसली बनाई है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? और ये 3rd जनरेशन है,
थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। इसका स्ट्राइक रेंज जो है आपका 2.5 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है और डे और नाइट में कभी भी इसको यूज कर लिया जा सकता है, कि मतलब कभी भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। और डीआरडीओ ने किसकी मदद से बनाई है? भारत डायनेमिक लिमिटेड की मदद से बनाई है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एंटी टैंक मिसाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटी टैंक मिसाइल होती है ये। क्लियर। अगला देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द इंडियाज कोल कैपिटल। इंडिया की कोल कैपिटल किसे कहते हैं? इंडिया की कोल कैपिटल कहते हैं धनबाद को, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा रिजर्व देखने को आपको मिलते हैं। कोल बात करें, कोल हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टानों से, और अवसादी चट्टानें वो होती हैं जिसमें आपको लेयरिंग देखने को मिलती हैं। फॉसिल्स डिपॉजिट यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। कोल की 4 वैरायटीज होती हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रासाइट, सबसे बेकार वैरायटी आपकी पीट की देखने को आपको मिलती है। और बहुत सारी जो है आपकी कोल की जो है मेजर फील्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि आपका अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी झरिया कोल फील्ड, जो आपका धनबाद के अंदर देखने को मिलता है। ये सबसे ओल्डेस्ट और रिचेस्ट कोल फील्ड है आपकी इंडिया की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। जयंती भी आपको धनबाद में देखने को मिलती है। बोकारो आपको हजारीबाग के अंदर जो आपका झारखंड के अंदर है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। ये क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द ऑपरेशन ग्रीन मिशन। ऑपरेशन ग्रीन मिशन में कौन सी चीज कवर नहीं है? ऑपरेशन ग्रीन मिशन जो है एक्चुअली ये स्टार्ट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जो है इनका टारगेट क्या है? सप्लाई करना टोमेटो, ऑनियन और आपका पोटैटो। मतलब टॉप वर्ड याद रखना, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, जिसके अंदर जो है हम पूरी कंट्री के अंदर जो है आपकी ये चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि इनके प्राइसेस ज़्यादा बढ़ ना सकें। 2018-19 के अंदर जो है इसको जो है कवर किया गया था, और इसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, एग्री लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये बात करी गई थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और ये पहली बार 2018-19 के बजट में देखने को आपको मिला था, जिसमें आपका जो है कौन सी जो क्रॉप कवर नहीं है? ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो तो कवर है, जिंजर आपका कवर नहीं है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक आपका जो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज़ फॉर द सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था वीट के ऊपर, राइस के ऊपर। वीट ऊपर के सबसे ज़्यादा ऊपर। ऑपरेशन फ्लड भी आपको याद कर लेना है। एक आया था ऑपरेशन फ्लड फॉर द मिल्क के लिए आपका रेवोल्यूशन कौन सा था? वाइट रेवोल्यूशन। ये आपको याद रखनी है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बजट 2018-19 का है, जो आपका एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के लिए है। आपका ऑपरेशन ग्रीन बताता है, जिसमें पोटैटो, टोमेटो और ऑनियन की प्राइस वॉलेटिलिटी को जो है आपने बढ़ने नहीं देना। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है, और इसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्री लॉजिस्टिक्स और जितने भी आपकी मैनेजमेंट है उसको अपने आगे बढ़ाना है, ताकि हम एग्रीकल्चर में आगे कर सकें और रूरल इकोनॉमी को बढ़ा सकें। और इसका जो टारगेट था, एलोकेशन था, 500 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिला था। आंसर इसमें जो है आपका जिंजर बनना था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलती है? मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? दैट इज द कियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कियोनी। क्लियर। याद रखिए ए ऑप्शन इज द राइट वन। और एक याद करिए पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी कहाँ पे है? बिहार के अंदर देखने को आपको मिलती है। बिहार के अंदर राजगीर के अंदर। क्लियर। और यहाँ पे लिखा है भीम बांध, ये देखने को आपको मिलती है अगेन बिहार के अंदर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये है बरना, इट्स कॉल्ड बर्न बपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखने को आपको मिलती है छत्तीसगढ़ के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा, कैनी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश अभी न्यूज़ में भी था। मध्य प्रदेश का एक आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, वो आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, और वो इंडिया से 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंक्लूड किया गया है। वैसे ही इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और उसमें 12वां जो रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है वो आपका पन्ना है। पन्ना से मेरे दिमाग में याद आया, पन्ना जो है आपकी पन्ना माइंस है, वो भी मध्य प्रदेश में है, जो डायमंड के लिए फेमस है। डायमंड सिटी कहते हैं हम सूरत को। और डायमंड जो है आपका प्योरेस्ट फॉर्म है आपका कार्बन का, और टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन होती है जिसके कारण ये चमकता है, और हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस देखने को आपको मिलता है। मध्य प्रदेश से दिमाग में एक चीज़ और आती है कि अगर एरिया वाइज फॉरेस्ट रिजर्व की बात करी जाए तो वो आपका मध्य प्रदेश में है, परसेंटेज वाइज करी जाए तो मिजोरम में है, अगर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करी जाए तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर देखने को आपको मिलता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताएंगे कि हमारा इंडिया के अंदर जो है आपका, इंडिया के अंदर जो आपका रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो कितना है, या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेंगी, जो एटमॉस्फेयर को हीट करेंगी और जो है सारे ग्लेशियर वगैरह पिघालने में भी हेल्प करती है। मीथेन की बात करें, ये तो है, मीथेन इज CH4, क्लियर। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, तो मतलब A एंड C इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन। सो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज। इसके अलावा जो है आपका इंफ्रारेड रेज हो जाती हैं, ओजोन हो गई, क्लियर, और वाटर वेपर हो गई, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये पैकेट्स वगैरह जो होते हैं उनमें गैस भरी होती है, वो आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अगला देखिए जी, द रिसेंटली लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल, जिसका जो वर्जन है 3.0, इसने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और ये है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर। 15 अगस्त 1969 को ये बना था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। के सिवान जो है अभी प्रेसिडेंट हैं इसरो के, क्लियर, याद रखिए। अब भुवन पंचायत वेब पोर्टल के अंदर है क्या, एक्चुअली ये जियो स्पेशल सर्विसेज हैं ये आपकी, जिसमें हम असिस्ट करते हैं जो भी आपकी डेवलपिंग ग्राम पंचायत है, जहाँ आपके जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं उसको मॉनिटर करने के लिए पंचायत लेवल के ऊपर, तो ये पोर्टल आपका जो है बनाया गया है, भुवन पंचायत वेब पोर्टल, इसरो द्वारा ये यूज किया गया है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। दैट इज द इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर हम विलेज कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग सोशल ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, इसरो द्वारा ये यूज किया जा रहा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते एक पोर्टल है, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने बनाया है। नमस्ते वर्ड का मतलब क्या है, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा स्टार्ट किया गया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज करते हैं, जो आपकी आयुर्वेदा के अंदर बताई दी गई हैं, और आयुर्वेदा के अंदर, क्लियर। और ये नेशनल वाइड जो है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है आयुष ग्रिड, आयुष ग्रिड के अंदर, क्लियर, जो आपका एम करता है प्रॉपर तरीके से आयुष फैसिलिटीज को इंटीग्रेट करना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द राइट आंसर, क्लियर। सो दिस इज द नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, दिस इज द नमस्ते पोर्टल, क्लियर, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज द नमस्ते पोर्टल। अगला देखिए जी, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है स्टार्ट करी थी। दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो इन्होंने मूल शंकर इनका ओरिजिनल नेम है, और इन्होंने स्वराज वर्ड दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस वर्ड यूज़ किया था, इंडिया फॉर इंडियंस वर्ड यूज़ किया था। गो बैक टू वेदास इन्होंने यूज़ किया था, क्लियर, और गो बैक टू वेदास इन्होंने यूज़ किया था। और इन्होंने जो है आपकी सत्यरथ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, 3 पुस्तकें जो हैं इनकी लिखी गई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम कहते हैं बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है, और इनको जो है गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गुरुदेव का टाइटल इनको दिया था महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने नाइटहुड का टाइटल जो है वापस किया था, जब आपका नाइटहुड का टाइटल वापस किया था 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये वही पर्सन है ये हो गया, और इन्होंने जो है गीतांजलि पुस्तक भी लिखी है, और पहले नोबेल लॉरेट भी हैं। ये गीतांजलि, काबुली वाला, ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, और इनको पहले नोबेल लॉरेट हैं, ये याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले, बापूजी इज पॉलिटिकल गुरु, वॉज ए मेंटोर टू द महात्मा गांधी,
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिकल के अंदर ऐड किए गए, मतलब एंट्री करी थी। सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं, सारी की सारी जो हमने डिस्कस करी हैं। चलिए जी अगला देखिए, हुज क्रिएशन आर द हर्षचरिता एंड कदम्बरी। हर्षचरिता और कदम्बरी नाम की जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं भानभट्ट द्वारा। भानभट्ट कौन है? ये एक ये पोइट है, कवि है, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। क्लियर। और हर्षवर्धन तो खुद एक लेखक है। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें जो लिखी थी? डैट इज नागानंद, प्रियादर्शिका, रत्नावली, ये तीनों पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून सांग भी आया था। ये ह्यून सांग जो है ये आपका चाइनीज पिलग्रिम है और जिसको हम और क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। कलहन की बात करें हैं तो इन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी, राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। पाणिनि ने अष्टाध्याय पुस्तक लिखी थी जो पहली संस्कृत ग्रामर थी। और पतंजलि ने अष्टाध्याय के ऊपर कमेंट्री लिखी थी, डेट इज महाभाष्य कमेंट्री लिखी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। भानभट्ट इज द करेक्ट आंसर। भानभट्ट इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ये भानभट्ट की पुस्तकें हैं। अगला देखिए जी, व्हेन द इंडिया लॉन्च द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पहले तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम फेयर प्राइस शॉप के ऊपर जो है, फेयर प्राइस शॉप के ऊपर जो चीज़ें हैं हम प्रॉपर तरीके से लोगों को पहुंचाएंगे सब्सिडाइज रेट के ऊपर। अब सब्सिडाइज रेट के ऊपर पहुंचाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें फूड और नॉन फूड की चीज़ें हम सब्सिडाइज रेट के ऊपर पहुंचाएंगे, जिसमें आपकी इसेंशियल चीज़ें वीट हो गया, ठीक है, मतलब जो गेहूं हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, कैरोसिन हो गया, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम फेयर प्राइस शॉप के ऊपर, राशन शॉप के ऊपर इनको प्रोवाइड करी जाएंगी। क्लियर। और इसमें जो आपके पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जिसमें आपका 35 किलोग्राम जो है हर महीने आपको क्या जाएगा? गेहूं जाएगा। हर महीने जो है आपको राइस जाएगा 35 किलो पर मंथ। क्लियर। और 15 किलोग्राम जो है आपको फूड ग्रेन जाएगा मंथली बेसिस के ऊपर। ये इनका मतलब डिनोट किया हुआ था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने 1945 में स्टार्ट किया था और इंडिया में इसको प्रॉपर तरीके से चलाया गया था 1947 में। फिर उसके बाद 1992 के अंदर जो है हमने इसको RPDS कर दिया। व्हाट इज RPDS? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे पुअर फैमिलीज जो बहुत ज़्यादा दूर होंगी, हिली एरियाज में होंगी, जहाँ पे आपका खाना वगैरह नहीं पहुँच सकता। फिर उसके बाद हमने 1997 के अंदर हमने इसको TPDS में कन्वर्ट कर दिया, डेट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हमने फेयर प्राइस शॉप बनाई और प्रॉपर तरीके से फूड ग्रेन जो है डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 97 इज द करेक्ट आंसर। 97। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था PDS 1940s में और TPDS 97 में, अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में, PDA अंडर कंट्रोल प्रोग्राम 2001, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013, ये सारे प्रोग्राम्स आपके स्टार्ट किए गए थे देश के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। चलिए जी अगला देखते हैं। Which of the following newspaper was founded by the महात्मा गांधी in South Africa in 1903? 1903 के अंदर कौन सा न्यूज़पेपर जो है गांधी जी द्वारा अफ्रीका से स्टार्ट किया गया था और उसका नाम है आपका इंडियन ओपिनियन, जो अफ्रीका से स्टार्ट किया था। क्लियर। हरिजन की अगर हम बात करते हैं तो हरिजन एक वीकली जर्नल था और जो आपका 1932 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नवजीवन की अगर मैं बात करता हूँ, नवजीवन ये भी आपका वीकली न्यूज़पेपर था, 1929 में स्टार्ट किया गया था। 1919 में यंग इंडिया स्टार्ट किया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। महादेव देसाई जो इनके जो हैं सेक्रेटरी थे। क्लियर। याद रखिए 2 अक्टूबर इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आपके नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। गांधी जी के लास्ट वर्ड क्या थे? हे राम, जब नाथूराम गोडसे ने मारा था इनको 30 जनवरी 1948 के अंदर। और इनकी जो स्थल है वो है राजघाट, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज आपको और बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1920 तक का जो है इनकी लाइफ के अंदर वर्णन किया गया है 1920 तक का। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। इंडियन ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओपिनियन। क्लियर। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? भारत रत्न अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो 1954 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस साल 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और आपका CV रमन जी को मिला था। क्लियर। ये आपके भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। लेकिन
पहली बार जो है आपका भारत रत्न अवार्ड जो आपके प्रेसिडेंट भी नहीं थे लेकिन मिल गया था, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के ऊपर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है, और ऐसे प्रेसिडेंट जिनकी डेथ डाई इन द ऑफिस, मतलब इनके कार्यकाल में हुई, वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर। देखिए जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात करते हैं तो फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो जिनकी हत्या डेथ जो है ऑफिस में हुई। ही एंड हिज वाइफ वर बरीड ऑन द कैंपस एट जामिया के कैंपस में इनकी जो है कब्र है, और इनको भारत रत्न अवार्ड 1963 में मिला था। और इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जो है अलीगढ़ में भी स्टार्ट किया था 1920 के अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्लियर? याद रखिए। अगला देखिए जी, खासी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। ये खासी आपको लैंग्वेज भी है और आपकी हिल्स भी हैं, ये सबको पता होगा। दैट इज गारो खासी जयंतिया। क्लियर? गारो खासी जयंतिया, ये हिल्स हैं आपके कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय को हम और क्या बोलते हैं? अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है, यानी कि बादलों से घिरा हुआ, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स इनको बोला जाता है। क्लियर? आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। त्रिपुरा की बात करते हैं तो क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नागालैंड के बारे में आपको बता दें, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ऑफिशियल। मिजोरम की बात करें तो इनका जो है डेम्पा, ठीक है, ये आपका टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। और ये है आपका मेघालय। यहाँ पे देखो जी, गैरो हो गई, ठीक है, खासी होगी, और आपकी जयंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़े मेरे साथ। और यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए, ऐसे ही हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं यहाँ पे 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर। और इसके अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके जितने भी आपके एग्जाम हैं, स्टेट पी से यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम, एसएससी, रेलवे, उसके भी मैंने आपके अलग से क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें कूपन कोड है विपन15, आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 31 मई तक ये अवेलेबल है। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक समझे हैं क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और इसमें ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से। एक तो हमारी स्टडी IQ ऐप पे कर सकते हैं, या फिर आप studiiq.com विजिट करें, उसका जो हमारी वेबसाइट है, जैसे ही ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, तीसरे नंबर पे 10,000 MC कोर्स और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।